अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज MGT 101 का मॉड्यूल नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं हम। इसका टॉपिक है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बेसिक हम डेफिनेशंस और थोड़े से कॉन्सेप्ट लेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मींस कि ऐसी अकाउंटिंग जिसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ हमारे माल के साथ, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में हम जितनी अकाउंटिंग भी करते हैं, यानी कि पैसे का लेन देन वगैरह जो भी है वो सारा हम रिकॉर्ड जब करते हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का मतलब ब्रीफ आउटलाइन यही है कि सबसे पहले हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस ज़रिए से आती है, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन कौन से हैं, और एंटिटी क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। सो अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटिंग कहते हैं अकाउंटिंग कोई ना सब्जेक्ट नहीं है, ये इट्सेल्फ एक लैंग्वेज है दैट इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट ऑल अबाउट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करें तो उसमें जितनी भी माली मालूमात है ना, उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, अपने एक फॉर्मेट होता है, ये एक लैंग्वेज है क्योंकि इसके अपने रूल्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, जिन फॉर्मेट्स हैं अपने, जिनको फॉलो करके हम अपने जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एंड में उसको बैलेंस करके हिसाब, यानी अकाउंटिंग को सिंपल वर्ड्स में कहते हैं हिसाब किताब करना। जितने भी आपने माली मामलात किए हैं ना, उन सबको पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसका हिसाब किताब रखा जाता है कि किसके कितने पैसे देने हैं, किसके कितने पैसे लेने हैं, और एट्सेट्रा, ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात की थी हमने अकाउंटिंग में कि इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंटिंग में। सो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती कहाँ से है। ठीक है, देयर 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला तो होता है ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन कहते हैं किसी भी 2 पर्सन्स या पार्टीज़ के दरमियान में कोई भी लेन देन जब हो। जब कोई भी इस तरह का लेन देन होता है, यानी कि अगर कोई आपने किसी को कोई चीज़ बेची, उसके बदले में आपने पैसा लिया, ये एक ट्रांजैक्शन हो गई, और ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। इसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं जाके फिर अपनी अकाउंटिंग में कि इतने पैसे लिए थे किसी से, और इतनी चीज़ उसको दी थी, और किस डेट को दी थी, और सारा हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एक सोर्स हो गया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। अब ट्रांजैक्शन की भी डिफरेंट टाइप्स, 2 टाइप्स हैं बेसिकली। पहली तो सोशल मोटिव डीलिंग, यानी कि जिससे कोई वॉलेट पे फ़र्क नहीं पड़ता आपके, सोशली आपने किसी को गिफ्ट दे दिया या फिर वैसे, ये डीलिंग है, आप इसके बदले पैसे नहीं लेते, पैसे चार्ज नहीं करते। और एक होती है इकोनॉमिक बेनिफिट डीलिंग, इसमें मनी इन्वॉल्व होती है, यानी अगर आपने किसी को कोई चीज़ दी है तो आप उसके बदले कोई चीज़ लोगे भी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को कोई चीज़ बेची है तो उसके बदले आप पैसे लोगे, उसको फ्री में नहीं दोगे, तो इससे आपकी इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ। और इस तरह की जितनी भी डीलिंग्स होती हैं जिससे आपको यहाँ तो बेनिफिट हो या नुकसान भी हो सकता है, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में उसको ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक बेनिफिट डीलिंग में लिखा जाता है, और हम अकाउंटिंग इसीलिए पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इवेंट। इवेंट कहते हैं किसी भी हैपनिंग को, एनीथिंग दैट हैपन्स। सो इसके भी 2 टाइप्स होती हैं, एक मॉनेटरी इवेंट होता है, एक नॉन मॉनेटरी। इसके मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल मॉनेटरी इवेंट है ना, यानी कि ऐसा कोई वाक़या पेश आ गया है लेकिन उससे आपके वॉलेट को फ़र्क भी पड़ा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई गोदाम था, ठीक है, उसमें आग लग गई है लेट्स से, तो इससे क्या होगा, आपकी जो गोदाम में जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो कुछ भी है सब जल जाएगा, आपको नुकसान हुआ। ठीक है, आपके वॉलेट पे एक इवेंट था, एक हादसा हुआ, और इससे आपके वॉलेट को नुकसान भी हुआ, आपको दोबारा वो चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। सो ये मॉनेटरी इवेंट है। अच्छा, इसकी सेकंड टाइप है नॉन मॉनेटरी इवेंट, यानी कि ऐसा वाक़या जिससे आपको फाइनेंशियली कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ। जस्ट लाइक आपके ऑफिस में कोई गेम कोई जीत जाता है या फिर कोई हार जाता है, आपने एक न्यूज़ है एक सुनी और उसको एंजॉय कर लिया, इससे आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ या कोई फ़ायदा नुकसान नहीं। सो दैट इज़ नॉन मॉनेटरी इवेंट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कंडीशन। ये एडजस्टमेंट होती हैं जो आप पहले से ही सोच लेते हैं कि क्या मेथड यूज़ करना है, अगर लॉस हो गया कंपनी को ये तो उसको कैसे रिकवर करना है, इस तरह की सारी चीज़ें। यानी कि आप प्री प्लान एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि लॉस हुआ तो इस तरह रिकवर करना है, अगर यहाँ से पैसे कम हो गए तो वहाँ से लेके डाल देने, इस तरह की चीज़ें। जैसे कि प्रोविजन बनाना, इट्स लाइक आप पहले से ही एक डिसाइडेड अमाउंट साइड पे जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि अगर कोई लॉस वगैरह हुआ तो उस रकम से जो है ना उसको रिकवर कर लिया जाए।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। ये ना टेस्ट किया जाता है कि कोई कंपनी कितनी स्टेबल है। एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। इसको प्रूफ किया जाता है ये देखने के लिए कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है भी कि नहीं। एसेट्स सारे कंपनी के रिसोर्सेज आ जाते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो कंपनी के पास मौजूद हैं या फिर कोई पैसा, ये वो कंपनी के जितने भी असासे वगैरह हैं, ठीक है। और सोर्सेज यानी कि किन ज़रिए से ये चीज़ें आपके पास आई हैं। उसमें लायबिलिटीज़ यानी ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं कि जिन लोगों को हमने अभी पैसे वापस करने हैं। और इक्विटी यानी कि इक्विटी कहते हैं ओनर्स का पार्ट, जब हम अपने जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह जितने भी खर्चे हैं वो निकाल लेना, तो उसके बाद जितना पैसे बचते हैं ना वो इक्विटी में जाते हैं। और ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो भी इक्विटी में जाके रिकॉर्ड होती है। इसको डिटेल में थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है और इसकी वर्किंग एग्जांपल आप मॉड्यूल नंबर 2 में प्रोबेबली करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको अकाउंटिंग साइकिल भी कहा जाता है, यानी कि अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, किस प्रोसेस से गुजरती है। एक प्रॉपर एक साइकिल होता है, यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद ये प्रॉपर ये सारा कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टू क्लासीफाई, ठीक है। यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने पहले पढ़ी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उन सोर्सेज से जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है ना, सबसे पहला काम तो ये होता है कि उनको क्लासीफाई करके सेटल किया जाता है 5 मेन अकाउंटिंग हेड्स में। यानी जो एक्सपेंस, लाइबिलिटीज़, इनकम्स, एसेट, इन सबको पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद उन तमाम ट्रांजेक्शन को वो क्लासीफाई किया जाता है कि क्या चीज़ एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, क्या इक्विटी है, और ये सारा कुछ क्लासीफाई पहले किया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है रिकॉर्ड करने का, यानी कि फिर जो क्लासीफाई तो हमने कर लिया, हमें पता चल गया ये चीज़ एसेट है, ये चीज़ इनकम है, ये चीज़ एक्सपेंस है। अब उनको फिर रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जो ट्रांजैक्शन हुई है, किसी को हमने बिल पे किया है तो हम उसको बिल्स पे के कॉलम में लिख लेंगे। जितनी भी रिकॉर्डिंग करेंगे ना हम, जो वो सारी फिर रिकॉर्ड ये प्रोसेस होगा। और जब हम सारी अपने अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेंगे, जितनी ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट स्टेप समराइज़ करने का, यानी कि उन तमाम फिर एंट्रीज़ को हम समराइज़ करते हैं। एक समरी प्रिपेयर की जाती है, उसको एक लेजर भी कहा जाता है। यानी कि एक तो सिंपल हमने रिकॉर्डिंग कर ली कि फलाने बंदे से पैसे लिया और उसको ये चीज़ बेच दी, ये रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। फिर उसको समराइज़ किया जाता है, उसकी एक प्रॉपर समरी, एक अकाउंट बना दिया जाता है। उसमें वो तमाम रिकॉर्डिंग्स, सिमिलर रिकॉर्डिंग्स को एक साथ रख दिया जाता है। इस तरह के सारे को ना एक दफ़ा छोटा करके समराइज़ किया जाता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है रिपोर्ट जनरेट करना। फिर जो समरीज़ होती है ना, वो छोटे छोटे जो लेजर अकाउंट्स हमने बनाए होते हैं, फिर उन तमाम की एक रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। उस रिपोर्ट को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि और वो प्रेजेंट की जाती है बॉस को, कंपनी के ओनर को। यानी कि हमें अब वो ओनर को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि ये उस टाइम पे 50 रुपये फ़लाने को दिए थे, इससे लिए थे या क्या। ये छोटी छोटी पेचीदगियाँ जो है ना, वो ये फिर बॉस नहीं देखता। उसने जस्ट ये सारे समरी बना के एक रिपोर्ट जनरेट कर दी जाती है अकाउंटेंट की तरफ से। और फिर वो सिंगल वो रिपोर्ट जो है ना, वो बॉस को पेश कर दी जाती है कि ये रिपोर्ट है, ये हमारी इनकम हुई है, इतने एक्सपेंस हुए हैं, इतना हमें प्रॉफिट मिल गया है, और ये प्रॉफिट ओनर्स इक्विटी में चला गया। यानी ये एक ना जनरल रिपोर्ट एक बना दी जाती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहते हैं। फिर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट की बुनियाद पर नेक्स्ट स्टेप होता है एनालाइज करना, यानी फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है कंपनी कि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। यानी कि जब रिपोर्ट बनेगी हमें पता चलेगा कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। फिर वो आगे से डिसीजन मेकिंग करती है कि अब कंपनी ने मज़ीद आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल है जिस पे हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलती है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई किया जाता है, फिर उनको मेन हेड्स में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उन तमाम रिकॉर्डिंग्स की एक समरी बनाई जाती है, फिर उन समरी के डिफरेंट समरीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर उन समरीज़ को कंबाइन करके या उनमें से जो कह लो कि अखज़ करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि ओनर को पेश की जाती है। और उस रिपोर्ट की बिना पर फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, एनालाइज किया जाता है। दैट्स ऑल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So elements of financial statements, there are basically 5 elements of financial statements: assets, expenses, income, liabilities और owners equity। इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। एसेट्स कहते हैं कंपनी के जितने असासे कंपनी के पास होते हैं, यानी रिसोर्सेज विच आर इन कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी।
जैसे कि कंपनी ने कहीं पे कोई ज़मीन ख़रीदी हुई है तो वो उसका एक एसेट माना जाएगा, यानी कि वो कंपनी के अब मलकियत में है और कंपनी ने उसको ख़रीदा हुआ है, वो उसकी प्रॉपर्टी है तो वो उसका एसेट है। ठीक है, यानी बिल्डिंग है, इस तरह हो सकता है। मशीनरी, फर्नीचर भी हो सकता है, यानी मशीनरी है ना। अब मशीनरी कैसे एसेट है? एसेट्स दो चीज़ें होती हैं ना एसेट में। एक तो वो जो कंपनी ने ख़रीदा हुआ है उसका असासा है, उसको बेच के पैसा आ सकता है हमारे पास, या फिर वो चीज़ें जो कंपनी को पैसा बनाने में हेल्प करती हैं। अब मशीनरी कंपनी को पैसे बनाने में हेल्प कैसे करेंगी? यानी मशीनरी से वो प्रोडक्ट्स बनेंगी जो कंपनी सेल करेगी तो उसको बेनिफिट मिलेगा। सो ये मशीनरी भी कंपनी को के लिए एसेट है क्योंकि ये इसको काइंड ऑफ पैसे बना के दे रही है। और एक्सपेंसेस अब कहते हैं ख़र्चों को, जितने भी अखराजात होते हैं ना कंपनी के, वो जिस मकसद के लिए भी करें, लेकिन जितने भी खर्चे कंपनी सेल के लिए करती है वो एक्सपेंसेस होते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट अ कंपनी इनकर्स टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू कहते हैं इनकम को, यानी कि आमदनी जो हमारे पास आती है उसके लिए जितने खर्चे करती है कंपनी, वो उसके एक्सपेंसेस में चल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक छोटी सी दुकान है, आप मतलब कह लो करियाने की शॉप है, तो उसके लिए आप पहले चीज़ें ख़रीद के लाते हो ना मार्केट से, वो परचेज़ किया, फिर आके आप उनको थोड़ा सा मार्जिन रख के सेल करते हो। तो जो परचेज़ किया है वो आपने पहले खर्चा किया है तो वो एक्सपेंस है हमारा। इस तरह सैलरीज, बड़ी कंपनी हो जिसमें एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनको सैलरी देना है, तो सैलरी देना भी कंपनी के लिए एक खर्चा हो गया, एक एक्सपेंस हो गया। इसी तरह रिपेयर करवाना, रेंट देना एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है इनकम। इनकम आमदनी को कहते हैं, अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी थ्रू रेवेन्यू और गेंस। अच्छा, इनकम ना दो तरीक़ों से आती है। यहाँ रेवेन्यू से आती है, यानी जो उसकी सिंपल इनकम होती है, जैसे कि अगर कोई कंपनी कोई चीज़ बेचती है तो उसकी वजह से उसको जो कुछ मिला है वो उसका रेवेन्यू है। और या फिर अगर कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये जैसे कि ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, 4G सर्विसेज, ये वो, तो इस तरह की आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड के बदले में आप उससे बिल लेते हैं, तो ये इनसे भी इनकम आती है। और एक होती है गेन मतलब प्रॉफिट लॉस वगैरह कोई हो जाए कंपनी को, या फिर कहीं से कुछ बेनिफिट बोनस वगैरह मिल जाए, तो ये चीज़ें आती हैं। इन दोनों ज़रिए से इनकम जनरेट होती है। सेल कंपनी ने की, इनकम जनरेट हुई। सर्विस फ़ी, आपने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उसकी आपको फ़ीस मिली तो इनकम आ गई आपके पास। इसी तरह कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्स एक्सेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस को, यानी ज़िम्मेदारी होती है। आपने कुछ चीज़ों से कुछ लोगों से कुछ चीज़ें ख़रीद ली हैं और उनकी पेमेंट अभी आपने उनको नहीं की, तो ये आपकी लायबिलिटी, आपको पता है आपने फ्यूचर में कभी ना कभी उनको पे करना है, तो ये आप जो है ना लायबिलिटी के पोर्शन में लिख लेते हो कि भाई फ़लाने बंदे को मैंने इतने पैसे देने हैं, फ़लाने को इतने पैसे देने हैं, किसी से लोन लिया हुआ है तो मैंने उसको इतना रिटर्न करना है। ये चीज़ें लायबिलिटी में लिखी जाती हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो आप प्रॉमिसेस आपने फुलफ़िल करने होते हैं फ्यूचर में। इसमें एग्जांपल्स में बैंक लोन आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैंक लोन की तरह ही होता है, यानी कि इसको ऐसे समझ लें कि आपका अकाउंट है ना कोई, आपने उसमें कुछ पैसे डाले हुए हैं और आपने वो सारे के सारे ही यूज़ कर लिए हैं, और अगर आप किसी शॉपिंग पे गए हैं, आपके अकाउंट खाली हो गया, मतलब कोई पैसे नहीं है, लेकिन आप फिर भी बैंक से कुछ पैसे और मज़ीद निकलवा लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए, हालांकि जो आपके अकाउंट में नहीं है, तो फिर बैंक क्या करता है, आपकी फिर लायबिलिटी बन जाती है कि आपने फिर वो पैसे जितने बैंक से ओवरड्राफ्ट करवाए हैं वो पैसे बैंक में पे दोबारा करने हैं, तो एक हिसाब का लोन ही हो जाता है वो। और उसके अलावा अकाउंट्स पेएबल, यानी वो तमाम लोग जिनको आपने अभी पे करना है, उनके जो चीज़ें खरीदी हैं या कुछ भी, उसके लिए। सो नेक्स्ट चीज़ है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी यानी कि नाम से पता चल रहा है कंपनी में ओनर का जो हिस्सा है, ओनर स्टेक इन फाइनेंस। अच्छा, ओनर्स इक्विटी में क्या होता है कि हमारी जो इनकम होती है ना कंपनी की, मेन इनकम, उसमें से जब हम अपने तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, जितने भी खर्चे हुए हैं उसको माइनस कर दें, जो पैसे बचते हैं वो हमारी कंपनी का प्रॉफिट होता है, गेन होता है, तो वो चीज़ें प्रॉफिट वगैरह ओनर्स इक्विटी में चल जाते हैं। इसके अलावा ओनर ने कोई कंपनी में, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो ओनर कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जिस कैपिटल की बेस पे कंपनी को स्टार्ट किया जाता है। तो वो जो कैपिटल है वो भी ओनर्स, चूँकि ओनर ने इंट्रोड्यूस किया, ओनर की चीज़ है, तो वो कैपिटल ओनर्स इक्विटी में रहती है। अब उस कैपिटल पे ओनर का हक होता है, ठीक है, वो एसेट नहीं होता कंपनी के लिए, वो ओनर्स इक्विटी होती है, उस कैपिटल को ओनर्स इक्विटी में रखा जाता है। और ओनर जो है कंपनी का, वो प्रोप्राइटर, उसने जो कंपनी में अपनी जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, अगर वो उसे कोई पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उस कैपिटल में से ही पैसे निकलवा लेता
होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई ओनर ने 5 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है। अब उसको किसी पर्सनल यूज़ के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो अपने उस कैपिटल में से विथड्रॉ करवा लेगा और इसको ड्राइंग कहते हैं। यानी 1 लाख की उसने ड्राइंग करवा ली, इसको भी ओनर्स इक्विटी में रिकॉर्ड करते हैं कि कैपिटल में से 1 लाख रुपये माइनस कर देंगे वो ड्राइंग का। उसके अलावा जो प्रॉफिट्स है वो सारे ओनर्स इक्विटी में जाते हैं। गुडविल भी किस हिसाब की एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है, यानी कंपनी जो अपने शोहरत की वजह से जितने पैसे कमाती है तो वो एक्स्ट्रा अर्निंग हुई वो ओनर्स इक्विटी में जाके रिकॉर्ड होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है एंटिटी का। एंटिटी कहते हैं किसी भी कंपनी को। अब कंपनी भी दो पर्पसेस हो सकते हैं इसके। एक तो ये हो सकता है कि वो नॉन प्रॉफिट मोटिव है, यानी कोई कंपनी इस्टेब्लिश हुई है और उसने कहा है कि भाई मैं एक वेलफेयर सोसाइटी हूँ, दूसरों की हेल्प करने के लिए एक वेलफेयर सोसाइटी, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। और दूसरी तरफ एक एंटिटी होती है प्रॉफिट मोटिव, यानी बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो प्रॉपर सेटअप किया जाता है पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये दो एंटिटी के टाइप्स हैं। एंटिटी कहते हैं कंपनी को, ठीक है। इसी के साथ मॉड्यूल नंबर 1 एंड हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस भी आती रहेंगी, वो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। कोई भी मसला आपको वीडियो में आई है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई लेक्चर में, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।